इस लेक्चर में हम वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th NCERT का चैप्टर 2 है। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2। इसमें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन क्या है, वन और वन्यजीव हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ चलते हैं इसमें। तो देखेंगे कि भारत जो है वो वनस्पति और इन सब चीज़ों में बहुत ही धनी देश है। यहाँ पर जैव विविधता की विशाल श्रृंखला पाई जाती है। अब जैव विविधता का मतलब है कि जीवों में विविधता, जो भी जीव हैं उनमें विविधता, जीवों में विविधता। जीवों में विविधता की बात की यानी कि जीव कितने अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो लाइन यहाँ से गुजरती है, अक्षांश। अब यहाँ पर क्या है कि इधर जो है वो उष्णकटिबंधीय है और इधर उपोषण हो गया। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इधर यहाँ पर अधिक बारिश होती है, मेघालय हो गए, फिर काफ़ी वन पाए जाते हैं हमारे यहाँ, पूर्वी घाट। तो इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा संसाधन और वनस्पति और जीव भी पाए जाते हैं, क्योंकि जितने घने जंगल होंगे उतने वहाँ पर जीव भी पाए जाएंगे। अब क्या होता है कि इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के आधार पर हम इन्हें कुछ वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। तो वो कुछ श्रेणियाँ इस प्रकार से हैं, जैसे यहाँ पर पहली हो गई सामान्य जातियाँ, दूसरा संकटग्रस्त जातियाँ, फिर सुभेद्य जातियाँ, फिर दुर्लभ जातियाँ, फिर स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। इनके बारे में हम करके एक एक करके पढ़ेंगे। अभी इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहली सामान्य, संकटग्रस्त, सुभेद्य, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त जातियाँ। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है सामान्य जातियाँ। तो सामान्य जातियों का मतलब ऐसा हो गया कि ऐसे जितनी मतलब जीवों की जातियाँ जो हैं जिनकी संख्या सामान्य है, मतलब उनको उनके जीवन में या उनके अस्तित्व पे कोई खतरा नहीं है, वो अपने जीवन बिताने के लिए उनकी संख्या सामान्य है। जैसे मवेशी, साल के पेड़ या देवदार के पेड़ या कृदंत जैसे चूहे हो गए, गिलहरियाँ हो गई, तो इनकी जनसंख्या सामान्य है। तो इन्हें क्या हो सकता है कि मतलब कोई अस्तित्व के लिए कोई खतरा नहीं है, इनकी जनसंख्या सामान्य है। तो इन ऐसे जातियों को हम बोलते हैं सामान्य प्रजातियाँ। फिर दूसरी आती है लुप्त प्राय या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियाँ, जिनकी जो जनसंख्या है वो संकटग्रस्त है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये लुप्त हो जाएंगे। जैसे इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरण के लिए जातियों में जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेर की पूँछ वाला मकाओ, संगाई मणिपुर में भौ हिरन, ये सब जो हैं ये लुप्त हो जाएंगे अगर इनकी रक्षा नहीं की जाएगी तब। तो ऐसी जो भी जीव हैं उनको बोलते हैं लुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियाँ। फिर है सुभेद्य प्रजातियाँ। तो ऐसी जातियाँ जो जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि निकट भविष्य में इनके लुप्त प्राय श्रेणी में आ जाने की संभावना है। मतलब इनकी जनसंख्या कुछ ज़्यादा नहीं बची है, अगर ये लगातार कम होते गए तो इनकी जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि फिर इन्हें हमें लुप्त प्राय प्रजाति या फिर संकटग्रस्त प्रजाति में रखना पड़ेगा। अगर कब ऐसा हो जाएगा, तो अगर जो इनको प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारक हैं तो वो अगर काम करना जारी रखते हैं, जैसे इनकी शिकार होता रहा, इनके जो भी आवास स्थल है उनकी कटाई होती रही, वृक्षारोपण नहीं हो, जंगलों को काटेंगे, इनके आवास स्थल को ख़त्म करेंगे, तो इनकी ऐसी नौबत आ सकती है। अब इनके एग्जाम्पल नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके आगे बात करेंगे। इसके बाद पाई जाने वाले जो भी प्रजातियाँ हैं, जैसे दुर्लभ प्रजातियाँ, फिर जो स्थानिक प्रजातियाँ और विलुप्त प्रजातियाँ। तो दुर्लभ प्रजातियों का मतलब ये है, ये बहुत ही रेयर होते हैं। दुर्लभ का मतलब रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं। तो छोटी आबादी वाली प्रजातियाँ जो लुप्त प्राय या कमज़ोर श्रेणी में आ सकती हैं। देखिए मतलब ये छोटी प्रजाति हैं, इनकी काफ़ी जनसंख्या कम होती है, कम पाए जाते हैं। तो इतनी कम पाए जाते हैं कि या तो ये लुप्त प्राय में जा सकते हैं या फिर सुभेद्य यानी कमज़ोर श्रेणी में भी जा सकते हैं। अगर इन्हें प्रभावित करने वाले जो नकारात्मक कारक हैं, इनका शिकार हुई जारी रहता है। तो ऐसी प्रजातियाँ उदाहरण है हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल। ये भी जो भी जीव हैं ये सब आते हैं दुर्लभ प्रजाति में। फिर स्थानिक प्रजाति, नाम में ही स्थानिक मतलब जो किसी खास स्थान या विशेष में रहते होंगे उन्हीं को बोला जाएगा स्थानिक प्रजातियाँ। तो जैसे विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो
और ये जो क्षेत्र होंगे वो प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग होते हैं। तो इनके उदाहरण अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में चैती पाया जाता है, ठीक है। अंडमान में, जैसे अंडमान जो द्वीप समूह है, तो ऊपर वाले हिस्सों को हम अंडमान बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग निकोबार। तो वहाँ चैती पाया जाता है। फिर निकोबार में एक कबूतर पाया जाता है। अंडमान जंगली सूअर। अरुणाचल प्रदेश में एक मिथुन पाया जाता है, शायद ये कबूतर है। तो ये सब जो है ये प्राकृतिक बाधाओं के वजह से एक स्थान पे ही मतलब रह गए हैं, ये वहाँ से इधर उधर जा नहीं पाते, ये सिर्फ उसी स्थान में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्थानिक प्रजातियाँ। फिर ऐसी भी प्रजातियाँ आती हैं जो विलुप्त प्रजातियाँ, जो पृथ्वी पर पहले रहती थी लेकिन अब नहीं है, या किसी स्थान विशेष से लुप्त हो गई हैं। तो इनमें हम अगर देखेंगे, एशियाई चीता, जैसे ये भारत से विलुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बतख, ये भी विलुप्त हो चुके हैं, ये पृथ्वी पर या महाद्वीप पे ये कहीं नहीं पाए जाते हैं। आगे और इसमें हम देखेंगे तो जैसे ये पिंक हेड जो गुलाबी सिर वाली बतख है वो ये हो गई, ये एशियाई चीता हो गया। देखिए कई बार लगता है ना कि एशियाई चीता और तेंदुआ एक ही चीज़ होते हैं या बाघ, तो इनमें फ़र्क ये है कि जो चीते होते हैं उनकी आंखों से ऐसे ये आंसू का एक रेघारी बना होता है, मतलब निशान होता है, और उसी से ये पहचान में आते हैं कि ये चीते हैं। अब हम आगे देखेंगे इनमें, तो अब ये कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनको प्रभावित कर रहे हैं, इनके जीवों के जो भयानक ह्रास का कारण बनते हैं। तो पहली बात तो ये कि लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाएं, रंग, भोजन, ईंधन, चारा आदि पाने के लिए मानव क्या करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक खपत करता है। ये सारी चीज़ें चाहने के लिए अधिक खपत होगी। फिर रेलवे के लिए, कृषि के लिए, वाणिज्य और वैज्ञानिक वानिकी और खनन गतिविधियों का विस्तार। सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई जब अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे बिछाया जा रहा था भारत में, तो स्लीपर्स के लिए। अब स्लीपर्स क्या है, तो रेल के नीचे आपने देखा होगा, रेल के पटरी के नीचे ऐसे बिछाए जाते हैं। अभी तो सीमेंट के बिछाए जाते हैं, लेकिन उन ज़माने में ये लकड़ी के बिछाए जाते थे, जिसे स्लीपर्स कहा जाता था। तो ये जो स्लीपर्स के लिए पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया, ठीक है, और वनों की कटाई उसमें बहुत हुई। फिर कृषि की भी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कृषि करने के लिए भी ज़मीन चाहिए। वाणिज्य की, अब हम क्या करते हैं कि हमें जिस पेड़ से या जिस चीज़ों से फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं, हम सिर्फ किसी भी खेत पे जगह पे सिर्फ उसी प्रकार के पेड़ों को उगाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि दूसरे जो भी पेड़ पौधे हैं जो प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो सामान्य से सुभेद्य हो जाती है, सुभेद्य से वो संकटग्रस्त में पहुंच जाते हैं। आगे है परियोजनाओं और खनन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे बांध बनाए जाते हैं, उससे बहुत सारे जंगल ये सब डूब जाते हैं, जैसे टिहरी बांध, नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर ऐसे। और खनन गतिविधियों के भी असमान पहुंच और संसाधन के असमान खपत और पर्यावरण की रख रखाव में असमान जिम्मेदारी भी शामिल है। फिर बहुत सारे लोगों को आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, इस वजह से भी होता है। कुछ लोग इसका अधिक खपत करते हैं, कुछ लोग कर ही नहीं पाते, तभी पर्यावरण के रख रखाव में बहुत ही ज़्यादा ये परेशानी आती है और ये सब नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब वनों की बर्बादी में खनन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ये बात करें कि खनन से कैसे ये सब प्रभावित होते हैं, तो मान लीजिए किसी इलाके में बहुत ही अधिक संसाधन की प्राप्ति हुई, तो ऊपर वहाँ जंगल है, तो क्या होगा कि उस खनिजों को निकालने के लिए, खनन करने के लिए उस पूरे के पूरे जंगल को काट दिया जाता है। तो इसे खनन से भी बहुत ज़्यादा वनों को प्रभावित होता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे ना कि जैसे भारत में वन्य और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सरकार ने या फिर लोगों ने क्या कदम उठाया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं। पहला जो है कि संरक्षण पारिस्थितिकी विविधता को संरक्षित करता है और पौधों और जानवरों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करता है। यानी जो हम प्रोटेक्शन करेंगे, हम उनका जब सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन होगा इनका, तो उससे फ़ायदा ये है कि पारिस्थितिकी विविधता जो है, विविधता मतलब देखिए कोई एक ही जगह, मान लीजिए आप किसी बगीचे में जाते हैं और वहाँ आपको एक ही प्रकार का फूल मिल दिखेगा, तो वो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत सारा तरह के फूल मिलते हैं बगीचे में, उस बगीचे में, तो आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे ही ये एक विविधता को बनाए रखता है, उसको सुरक्षा करता है। फिर पौधे, उनकी जो विविधता है पौधों और जानवरों की, उसको भी बनाए रखता है। अब इसके लिए क्या हुआ कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में आवासों की रक्षा के लिए लागू किया गया, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इनके जो आवास हैं जंगलों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया
और संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची प्रकाशित की गई। और कौन कौन से जीवों को बचाना है, मतलब विशेष ध्यान देना है, उसकी एक लिस्ट बना के उसको पब्लिश की गई, उसको प्रकाशित किया गया। फिर केंद्र सरकार ने विशिष्ट जानवरों की सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की भी घोषणा की। जैसे 1980 और 86 में वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची में कई सौ तितलियों, जो भी पतंग होते हैं, कीट होते हैं, और बीटल्स, मिरिंगो और ड्रैगन फ्लाई का नाम जोड़ा गया। फिर उसी तरह 1972 या 73 में हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ये सब जो नियम है, जो भी अधिनियम आए, ये सब वन और वन्य जीव को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए आए। फिर 1991 में पहली बार इस सूची में पौधों का नाम भी जोड़ा गया, जिसकी शुरुआत 6 प्रजातियों से हुई थी। मतलब पहली बार पौधों का जो सूची जोड़ा गया, सूची में नाम जोड़ा गया, वो 1991 में, और उस समय जब जोड़े गए थे पौधों की संख्या मात्र 6 थी। ठीक है। और 1972 में ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट बोलते हैं। अब इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे जीव जो हैं, मतलब पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, और पेड़ पौधे फिर उन पे निर्भर करते हैं। जैसे हमें कुछ भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम पेड़ पौधे पे निर्भर करेंगे, और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो जानवरों पे निर्भर करते हैं। और देखा जाए तो ये जो भी वन है या वन्य जीव हैं, वो एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। मान लीजिए पूरे के पूरे मांसाहारी अगर उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर वो रिहायशी इलाकों में आएंगे, और रिहायशी इलाकों में आएंगे तो उनकी भिड़ंत तो मानव जाति के साथ होगी। फिर उनका पॉचिंग होगा, उनका शिकार किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, और इस तरह करके वन्य जीव और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसे और कम करने के लिए क्या किया गया? इसे और कम करने के लिए जैसे कि भारत में वन विभाग एवं अन्य सरकारी विभाग के माध्यम से वन संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। यानी भारत में वन विभाग हो गया, फिर अन्य सरकारी विभाग हो गए, जिनके द्वारा इन वनों का और वन्य जीवों के संसाधनों का स्वामित्व, देखभाल और ये सब किया जाता है। जिसमें पहला आता है आरक्षित वन। भारत में जितने भी वन हैं, उससे आधे से अधिक को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। मतलब ये रिजर्व्ड है, यहाँ पर कोई भी दूसरा कार्य नहीं होता है, यहाँ पर वनों को सिर्फ आरक्षित कर दिया गया। फिर असंरक्षित वन। वन विभाग ने कुल वन के 1/3 हिस्से को, यानी लगभग मान लीजिए 33%, यानी 33% जो क्षेत्र है, उसे संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। फिर जो है आता है हमारा अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड या अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है। ये वो वन है जो बंजर भूमि है, जो सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदायों दोनों से संबंधित है। उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में वन के रूप में अनेक वनों को पशु प्रतिशत बहुत अधिक है। अब देखिए इन वनों का जो प्रतिशत है वो उत्तर पूर्वी का मतलब क्या हुआ? जो असम मेघालय ये वाला जो इलाका होता है नॉर्थ ईस्ट का, असम मेघालय मणिपुर, ये सब जो इलाके हैं वहाँ पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। और साथ ही साथ गुजरात में भी इनकी प्रतिशत बहुत अधिक पाई जाती है। संरक्षित और जो संरक्षित हैं वनों के अस्थायी महत्व, अस्थायी वन भी कहा जाता है। जो संरक्षित और संरक्षित वनों को अस्थायी वन में, यानी जो आरक्षित और संरक्षित वन है उनको अस्थायी वन भी कहते हैं, जिन्हें लकड़ी और अन्य उपज के लिए उत्पादन के उद्देश्य से और सुरक्षात्मक कारण से बनाए रखा जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी जो अस्थायी वन है, मतलब ये आरक्षित और सुरक्षित वन, संरक्षित वन, इनकी सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो या क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में वो है। इनमें और अंतर अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें ये ऐसे मिलेंगे। इनमें क्या अंतर होता है तो उसको हम देखेंगे। जैसे आरक्षित वन में तो ये वन है जिनमें कीमती वन उत्पाद जैसे देवदार की कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, और इस प्रकार के वन में पशुचारण की आज्ञा नहीं होती। हमें याद रखना है कि आरक्षित वन में पशुचारण की आज्ञा नहीं होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ये जंगल पाए जाते हैं आरक्षित वन। ठीक, मध्य प्रदेश में भी। फिर संरक्षित वन प्रोटेक्टेड, इनमें हमें कीमती लकड़ियाँ प्राप्त नहीं होती, इन जंगलों से हमें कीमती लकड़ियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। और इस प्रकार के वनों को पशुचारण की आज्ञा होती है, परंतु आवागमन पर कठोर प्रतिबंध होता है। इसमें पशुचारण हो सकती है लेकिन आना जाना इसमें प्रबंधित होता है, प्रतिबंधित। फिर ये कहाँ पाए जाएंगे तो बिहार, जैसे वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि और नेशनल पार्क। फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जगह पाए जाते हैं।
अवर्गीकृत ये वन है जो बंजर भूमि जैसे निजी व्यक्ति और समुदायों के अधीन है, और ये भारत में लगभग 16% पाए जाते हैं। इनको जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे बताया गया कि असम और ये सभी इलाकों में पाए जाते हैं, और गुजरात में भी इनकी प्रतिशत बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के वन हैं, जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये वन हो गए। आगे है कि इन्हें बचाने में समुदाय और क्या संरक्षण है। ठीक है, अब जैसे किसी वन को बचाना है तो उससे समुदाय से हमें क्या, अगर हम उसमें समुदाय को, किसी गांव की भागीदारी को बढ़ाएंगे तो उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो वन और वन्यजीव संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण है। यह आम लोगों द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे समुदाय ने मिलकर किसी वन्य जीव को या वन्य संसाधन को कैसे बचाएं। तो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन के खिलाफ संघर्ष किया। मतलब राजस्थान में जब संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम बनाया जा रहा था, तो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके लिए ग्रामीणों ने क्या किया कि हवाला देकर वहाँ पे जो खनन के कार्य चल रहे थे उसको होने से रोक दिया, उसको होने नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो भी वन्यजीव थे उनका संरक्षण हो गया। फिर राजस्थान के अलवर ज़िले में ही 5 गाँव के निवासियों ने 1200 हेक्टेयर जंगल में भैरवदेव टाइगर सेंचुरी घोषित किया, और अपने गांव अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के साथ आए जो शिकार की अनुमति नहीं देते हैं, वे किसी भी बाहरी अतिक्रमण वन्यजीव से भी रक्षा करते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं ना कि राजस्थान में जो अलवर ज़िला है वहाँ पे 5 गाँव के 1200 हेक्टेयर जंगल को क्या किया, एक भैरवदेव डाकव सेंचुरी नाम से घोषित कर दिया, और उन्होंने उस जगह पे अपना खुद का नियम बनाया हुआ, और वो किसी को भी उसमें शिकार करने की अनुमति नहीं देते हैं, ना ही बाहरी अतिक्रमण से वन्य जीवों की रक्षा भी करते हैं, और बाहरी अतिक्रमण भी नहीं होने देते। साथ ही साथ हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन सबको याद होगा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। वहाँ पे जब भी कोई पेड़ काटने जाता था तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, और ये बहुत सफल प्रयास रहा, और आंदोलन के परिणाम स्वरूप सामुदायिक वनीकरण भी हुआ, और इससे क्या हुआ, आंदोलन के पूर्व लोगों ने सामूहिक रूप से बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए। उसी के साथ साथ टिहरी और नौदन्या में बीज बचाओ आंदोलन, जैसे किसानों ने क्या किया कि जो भी मानव निर्मित या संश्लेषित रसायनों के उपयोग के बिना विविध उत्पादन के पर्याप्त संभव आर्थिक रूप से व्यवहार है। उन्होंने कहा कि बिना फर्टिलाइजर्स और बिना हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के जो भी संकरित बीज होते हैं, बिना उनके भी हम अच्छी खेती कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया भी और पर्याप्त स्तर संभव है बताया। फिर भारत में संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट, जिसका फॉर्मूला होता है JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम स्थानीय समुदाय प्रबंधन में शामिल करने और क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। हम देखिए, कोई भी एक वन है तो वहाँ रहने वाले लोग उस वन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो भारत सरकार अगर उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करती है तो उस वन को कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से उसको उसका प्रबंधन भी किया जा सकता है, और उसे मतलब बचाया भी जा सकता है, उसका क्षरण होने से बचाया जा सकता है, ये बचाव किया जा सकता है। तो उस प्रोग्राम को कहा जाता है संयुक्त वन प्रबंधन या JFM, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये समुदायों के द्वारा किया गया था। फिर इसमें है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे इसमें, जैसे यहाँ पर ये चिपको आंदोलन के समय जब चला था, और ये भी चिपको आंदोलन, यहाँ पे हम JFM का देख सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के साथ ही ये जो भी सभा सरकार के प्रतिनिधि हैं वो इस जंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसे कैसे मैनेज मतलब प्रबंधन इसका किया जाए। तो ये हो गया। फिर इससे पार्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, देखते इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें कहा जाता है। तो जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए स्थानिक प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, सामान्य प्रजाति। फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हिमालयी भूरा भालू उदाहरण है सुभेद जाति का, दुर्लभ जाति का, स्थानिक या लुप्त जाति का। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर हिमालयन यू क्या है, यह क्या है, तो एक कीट है, एक औषधीय पौधा है, एक स्तनपायी है, यह एक वृक्ष है। तो आप करके ऐसे आंसर दे सकते हैं जो भी इसका आंसर हो। इस वीडियो में इतना ही।